नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी एक्शन में दिखाई दिए। सीएम ने देर रात एमसीजी ऑफिस सेक्टर 39 में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रात में सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम में भी औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीएमजीए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया था, जहां कर्मचारियों ने बताया कि चोरी की 32 गाड़ियां ट्रेस हुई और मैंने फेस रिकॉग्निशन का सुझाव लिया है और करनाल में ये सर्विस पहले ही शुरू कर चुके हैं, जिससे सिटी बस सर्विलांस की जो निगरानी है वो इस योजना के जरिए की जा सकेगी। देखिए, कुल मिलाकर के रात्रि की ड्यूटी जिन कार्यालयों में रहती है उनको देखने के लिए मैं निकला था और जैसे एमसीजी की रात्रि की सफाई की जो मशीनें हैं नाइट स्वीपिंग की 13 स्थानों पर मशीनें चलती हैं, लेकिन उसमें अभी वहाँ पर व्यवस्था तो नहीं मिली थी। बाद में उन लोगों ने बताया कि सब अपनी अपनी जगह पर चल रही थी। आज सुबह मुझे दिखा करके गए हैं और सारी जो स्वीपिंग की मशीनें अपने अपने स्थान पर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलती हैं। इसी प्रकार से जो आईसीसी का ICCC का जो कमांड सेंटर है वहाँ पर मैं गया था और वहाँ खास करके जो ट्रैफिक की व्यवस्था सब कैमरे चालू हैं कि नहीं है, लगभग 200 कैमरों का जो विजुअल है वो उन्होंने मुझे दिखाया। और ऐसे जो वाहन थे जो चोरी किए हुए वाहनों के नंबर जो वहाँ रिकॉग्नाइज होते हैं, तो 32 ऐसे वाहनों की रिपोर्टिंग दिन भर की गई थी और जिसमें से कुछ वाहन पकड़े भी गए। तो इस प्रकार से एक अच्छा प्रयोग वो सब चल रहा है, लेकिन और भी मैंने उसको कुछ सुझाव दिए हैं। हरियाणा सरकार के नवनियुक्त निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता फरीदाबाद पहुंचे, जहां उनका मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्परचंद शर्मा ने डॉक्टर कमल गुप्ता का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इंदौर के मॉडल पर हरियाणा प्रदेश को विकसित किया जाएगा और जल्द ही अधिकारियों की टीम इंदौर का दौरा करेगी। निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों उनकी तरफ से की गई छापेमारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ छापेमारी करने से कुछ नहीं होता, बल्कि व्यवस्थाओं को सुधारने की बात होती है। उन्होंने माना कि छापेमारी के दौरान व्यवस्था ठीक नहीं मिली, बहुत से लोग गैर हाजिर मिले थे, लेकिन अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि महीने में वो कम से कम 8 बार औचक निरीक्षण करें और महीने के आखिर में अपनी रिपोर्ट दें। चीज की देखभाल करते हुए लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आदरणीय मोदी जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी कहा स्वच्छ हरियाणा स्वस्थ हरियाणा। हमने भी शहरी मंत्री होने के नाते एक नारा दिया, सेफ सिटी साफ सिटी, साफ सिटी सेफ सिटी, यानी कि स्वच्छ शहर और सुरक्षित शहर। सुरक्षा से मतलब अच्छे पानी की व्यवस्था होगी तो स्वास्थ्य की सुरक्षा रहेगी। CCTV कैमरे लगाएंगे तो उसका भी फायदा रहेगा। फायर ब्रिगेड को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। तो इस तरह से अनेक चीज़ें सुरक्षा की भी और स्वच्छता की भी करके, और जो हमारे देश में इंदौर शहर पिछले 4-5 वर्षों से नंबर 1 आ रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे हरियाणा के शहर भी ऊपर के 10-15 शहर में इनका स्थान आए। ये प्रयास हमारा रहेगा। हमने यहाँ से यमुनानगर से एक टीम भी भेजी है, प्रदेश की टीम भी भेजेंगे, बाकी ज़िलों से भी इंदौर टीम भेजेंगे जो वहाँ के मॉडल को स्टडी करके, और हम उस मॉडल को और उससे भी इम्प्रूव्ड मॉडल को हरियाणा में ला। रेवाड़ी कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सांसद राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि इलाके का विकास हो, वो तो सिर्फ अपनी कोठी पर बैठकर राजशाही ही करना जानते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में एम्स निर्माण में हो रही देरी पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी तो एम्स के लिए 2024 के चुनावों का इंतजार कर रही है, लेकिन एम्स बनवाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में कांग्रेस उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही है। कानून व्यवस्था तो है ही खराब। देखो, नशाखोरी के लिए जो एसपी पहले आए थे उनसे ही मैंने कहा था, अब जो एसपी आए उनसे मैंने बातचीत की थी। मैंने कहा कि नशा इतना भारी, नशे के
में युवाओं को डुबा रहे हैं। कई हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई हैं इन लोगों की वजह से, क्योंकि नशा की लत पड़ने के बाद व्यक्ति जो है इसका आदी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज तक हमारी कुछ लोग इन्होंने पकड़े हैं, लेकिन जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिल रही है नशाखोरी को ख़त्म करने के लिए। और अवैध जो हथियार जो लाए जा रहे हैं उसके खिलाफ भी इनको कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को। ऐसा है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं 2024 का, जब नज़दीक आ जाएगा तो शिलान्यास कर देंगे, बनवाएंगे कैप्टन अजय सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने कोई काम थोड़ा ना करवाना है, वो तो केवल जो है अपने कोठी में बैठकर और राजाशाही करते हैं। उनको आम आदमी से कोई लेना देना चिकन। अभी आप मुझे बताइए, अगर आज भी ये उसका शिलान्यास कर देते हैं, क्या एम्स बन जाएगा 2 साल में? ये नहीं, आज तक सैनिक स्कूल का आज तक पूरा काम नहीं हुआ। हमारे जाने के बाद सैनिक स्कूल जहाँ था वहीं का वहीं रुका हुआ है। यूनिवर्सिटी जहाँ थी वहीं की वहीं रुकी हुई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ये लोग काम नहीं करना चाहते, केवल धर्म और जाति के नाम से राजनीति करना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र में थानेसर विधायक सुभाष सुधा और कांग्रेस दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा के बीच एक दूसरे पर पलटवार किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा को खुली चुनौती दी। अशोक अरोड़ा बोले, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। हमारा काम और विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। पिपली ज्योतिसर 3rd गेट लाइफलाइन सड़क की बात है। उन्होंने कहा, मेरे 5 साल की जांच करवा लो, अगर मैं कहीं पर भी दोषी पाया गया तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं उनका कहना है कि बाहर से आने वाले सभी पर्यटक और स्थानीय लोग सालों से कुरुक्षेत्र की मुख्य सड़कों की दयनीय हालत को लेकर परेशान हैं और विपक्ष का काम आवाज उठाना है। वहीं यमुनानगर की इकोनॉमिक सेल की टीम ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठते थे। फरकपुर क्षेत्र के रहने वाले राहुल शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी। बताया कि 2019 में मदन और वरुण नाम के 2 व्यक्तियों से मिले, जिन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी लगवाने के एवज में 4,85,000 रुपए ठग लिए हैं। और आरोपी मदन ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी शिकायतकर्ता के व्हाट्सएप पर भेज दिया था। आरोपी मदन के खिलाफ इससे पहले अंबाला में भी नौकरी दिलवाने के एवज में पैसे लेने का मामला दर्ज है। अब पुलिस ने दोनों शातिर ठगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। सर, ये राहुल शर्मा सन ऑफ केएल कृष्ण की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ है कि 2019 में उसको मदन और वरुण मिले थे, जिन्होंने नौकरी लगवाने के एवज में धोखाधड़ी करी और उससे 4,85,000 रुपए ठग लिए थे। तो कुछ पैसे वरुण के खाते में गए थे, कुछ गए थे अपना मदन के खाते में। तो पहले मदन को गिरफ्तार किया था और अब वरुण को गिरफ्तार करके जी हमने आज कोर्ट में पेश किया और जेल में छोड़ा। सर, ये 420 पैसे के लेने देन धोखाधड़ी का 420, 67, 68 तक लगी हुई है और थाना फरकपुर था। मदन के खिलाफ जी अम्बाड़ा में भी मुकदमा दर्ज है इसी तरह नौकरी लगवाने के एवज में। सर, ये नौकरी जो था ये कह रहा था भाई मैं HSSC बोर्ड में नौकरी लगवा दूंगा, इंटरव्यू में सेटिंग कर और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का इसने अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था, इसको व्हाट्सएप करा था राहुल के पास। कैथल से विधायक लीलाराम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला आज बड़े नेता बन चुके हैं और उनको छोटे मोटे विधानसभा क्षेत्रों से परहेज करना चाहिए और कैथल को क्षेत्र को हम जैसों के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 14,87,47,000 की 47 विकास परियोजनाओं को अनुमति दी है और जल्द ही टेंडर लगाकर शहर की गलियां और अन्य विकास के काम करवाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 महीने में शहर के किसी भी वार्ड की कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी और साथ ही कहा कि फरवरी के आखिर तक शहर की सारी कॉलोनियों को नियमित करवाया जाएगा। मतलब 6 महीने पहले हम ये कहते थे कि कैथल की कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं गांव वाली। आज के दिन तो मेरे गांव उजाना से देवरा की सड़क टूट रही है, देवरा से खुराना की सड़क टूट रही है। जो लिंक रोड है लगभग उन पर सब पे काम होना और वो सारी लिख के दे दी सीए साहब, मार्केटिंग बोर्ड से, सड़क डिपार्टमेंट PWD से सबसे बात हो चुकी है
और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर एक भी सड़क कोई कच्ची नहीं रहने देंगे। मतलब उनका सभी का काम करवाने का काम करेंगे। अब तो रेनी सीजन था, बारिश का सीजन था, बारिश का काम नहीं चल सकता। ये सड़कें इस वजह से रह रही थी। 1-1.5 महीने के अंदर हम एक भी सड़क कैथल हल्के की कच्ची नहीं रहने देंगे। ये मेरा आपके सामने वायदा है। और इसी सिलसिले में रतिया में भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ने बैठक की और बैठक में कल एसकेएम के जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीकेयू खेती बचाओ केंद्र पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नजर आए और कल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया। पूरे प्रदेश में कल संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ पूरे प्रदेश में सभी डीसी कार्यालय का घेराव करेगी और धरना देगी। था एक तो जब धरना चल रहा था, तीनों कानून वापस ले लिए थे सरकार ने। एसकेएम के साथ सरकार ने लिखती में एक वायदा किया था कि बाकी जो भी मांगे हैं किसानों की उनको भी मान लिया जाएगा। विशेषकर एमएसपी पर सरकार ने उस समय बात की थी कि इस पर कमेटी बनाकर इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, लेकिन 2 महीने होने को हैं, अभी तक एक कदम भी सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरा, हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की बात थी, तो अभी तक हरियाणा में या यूपी में या राजस्थान में अभी तक भी उन शहीदों को मुआवजा नहीं दिया गया है। केस वापस लेने की प्रक्रिया भी काफ़ी ढीली ढूली चल रही है। जो रेलवे के केस हैं उनके लोगों के घरों में समन आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें हमारे किसानों को कुचल कर मार दिया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बावजूद जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। सिरसा में किसान संगठनों की मांगों को लेकर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना रविवार को छुट्टी के दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसानों के रहने के लिए ट्रैक्टरों में विशेष व्यवस्था की गई ताकि ठंड के मौसम में रात के समय किसान आराम कर सके। सोनीपत में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से बागड़ू खुर्द में किसानों की फसल जलमग्न हो गई, जिसके बाद किसानों ने फिर स्पेशल गिरदावरी की मांग उठाई है। लोगों की माने तो करीब 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल बर्बाद हुई। हमारे संवाददाता ने प्रभावित किसानों से इस बारे में बात की है। सोनीपत के गांव बागड़ू में बेमौसमी बारिश के चलते जहां पहले धान की फसल बर्बाद हुई, अब गेहूं की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। लगभग 500 एकड़ से ज्यादा की फसल प्रभावित हुई है। गांव के लोग हालांकि पिछले दिनों जिला प्रशासन के पास स्पेशल गिरदावरी के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार कितना नुकसान हुआ है। बाबू जी, जिस प्रकार से गाँव में नुकसान हुआ है, कौन कौन सी फसल प्रभावित हुई है और कितना नुकसान हुआ है? बाड़ी और धान, ज्वार, बाजरा और ये गेहूं बोए थे, ये भी खत्म हो गया। क्या स्थिति है, कितने एकड़ में धान प्रभावित हुई? ये 550 के करीब, मतलब धान है, गेहूं, ये सारा सौदा है। 550 एकड़ हमारे गांव में सारी पानी में गया। पिछले दिनों आप गए थे, सोनीपत भी गए थे, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्या गिरदावरी हुई? क्योंकि धान भी पिछली बार बर्बाद हुआ था, उसका भी कुछ पैसा मिला, नहीं मिला? अब तक कोई पैसा नहीं मिला है। गिरदावरी कर गए थे बाड़ी की और उसकी बाजरे की गिरदावरी के लिए, धान की गिरदावरी नहीं की। अब भी फसल धान की खेतों में वैसे की वैसे पड़ी है। और अब फिलहाल जो गेहूँ बोया है, वो गेहूँ बोया है तो उसमें कोई मौका देख रहे हो आप, कहीं भी कोई यूँ नहीं है 2 पैसे का गेहूँ हो जाएगा। जमींदार का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारा मुआवजा दिया जाए। पट्टे पर जो ज़मीन दे रहे हैं हमें, उसका भी ब्याज बनता दे रहे हैं, और तो उसका भी हमें मुआवजा मिले, उचित मुआवजा दिया जाए।
जिस प्रकार से किसान के सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है, इस बार जैसे खाने के लिए पशुओं के लिए भी दिक्कत हो रही है, आम आदमी इंसान के लिए भी दिक्कत हो रही है, किस प्रकार फसल खराब हुई है? फसल तो जी पिछली भी होगी, ये भी होगी, क्योंकि फसल सारी खराब होगी। कहाँ से खाने के लाएंगे, कहाँ से पशु रखेंगे? पशु बेचने लग गए हैं गाँव के लोग, हमारे गाँव के लोग पशु बेचने लग गए हैं, किसी चारा है ही नहीं। तो पिछली बार भी हमने सरकार से एक गुहार करी थी, पिछली बार भी गिरदावरी हो गई थी, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिला। अब की बार भी कम से कम 15-16 हज़ार रुपये तो बुआई में लग जाता है। तो कुछ पट्टे पर जो ज़मीन ले रहे हैं या और कुछ है, मतलब ऐसा है कि हालात हमारे गांव के बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल। देखिए, गांव के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि गांव में जो पशु हैं, पशुओं के लिए चारा नहीं है और चारा ना होने की वजह से पशुओं को भी वो बेच रहे हैं। हालात ये भी हैं कि इंसानों के लिए जो गेहूं की फसल जो वो जिस प्रकार हर साल खेती करते हैं, लेकिन इस बार खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और सरकार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि समय रहते हुए स्पेशल गिरदावरी हो, उसका उचित मुआवजा उन्हें मिले। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम। वहीं पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 पर डबचिक मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 40 लाख रुपए की कीमत का 52 किलो गांजा पकड़ा। पुलिस ने मौके पर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी पलवल जिले के रहने वाले हैं और ये तीनों आरोपी इस गांजे को छत्तीसगढ़ जिले से लेकर पलवल फरीदाबाद जिले में बिक्री के लिए लेकर आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। तो तीनों तस्कर पलवल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और चेकिंग के दौरान 40 लाख रुपए का ये गांजा इस दौरान बरामद किया गया है। नशा तस्करों पर लगातार प्रशासनिक शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनके पास से एक बड़ी नशे की खेप भी बरामद हुई है और जाहिर तौर पर अब बड़ा एक्शन आगे भी लेने की संभावनाएं हैं। हालांकि पुलिस की टीम इसमें अब इन 3 आरोपियों से इनके नेटवर्क को लेकर के जानकारी हासिल जरूर कर रही है और कोशिश यही है कि इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं, कहां पर ये किन किन राज्यों में और इनका नेटवर्क बना हुआ है, कहां पर ये सप्लाई करते हैं, कहां से ये नशे की खेप लेकर के आते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन फिलहाल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही नशे के अपराध के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। भिवानी जिले में भले ही धुंध की चादर सिमट गई हो, लेकिन पाले ने रबी की फसलों को खराब करना शुरू कर दिया है। सुबह गिरे पाले का सबसे ज्यादा असर सरसों पर होने वाला है। हालांकि पाले का नुकसान पीला सोना की फलियों और दानों पर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल पाले का असर देखा नहीं जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि सूर्य उगने के करीब आधे घंटे तक जिस तरीके से पत्तों पर ओस जम जाती है, उसके बाद वो पिघल करके जमीन पर गिर जाती है। साथ ही गेहूं और जौ की फसल में कड़ाके की ठंड का फायदा होगा। वहीं सब्जियों की फसलें पाले से प्रभावित होंगी। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। हांसी में भगत सिंह रोड स्थित सिद्धि विनायक ग्राहक सेवा केंद्र से 10 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। पुलिस द्वारा जारी की गई फुटेज के अनुसार इस घटना को 2 लोगों ने अंजाम दिया था और दोनों आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ पैसों से भरा बैग चोरी करके फरार हो गए थे। एक आरोपी ने अपने मुंह को चद्दर से ढक रखा था और दूसरे ने अपने मुंह को शॉल से ढका हुआ था। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ग्राहक सेवा केंद्र में कस्टमर बनकर आए थे। फिलहाल एसपी ने शहर के व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि बुधवार तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस घटना में सीसीटीवी फुटेज हाथ लगना भी पुलिस के लिए एक राहत भरी बात है। ये 27 तारीख की रात को 8 बजे 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने बैग उठा लिया था दुकान से बाहर। उनकी हमने फुटेज और वीडियो जारी की है।
मेरी आपसे और आसी पब्लिक या सभी से अनुरोध है कि भाई इन लोगों को जो हमने फुटेज जारी किए हैं इन्हें आइडेंटिफाई करके मेरे नंबर 88 130 89 305 पर बताया जाए या CIA इंचार्ज के मोबाइल नंबर 88 130 89 310 पर हमें इतला करें, जिससे हम इन बंदों को जल्द से जल्द राउंड अप कर सकें। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।